Hello students, so we have been talking about the auxin in the previous lecture. We did talk about the history of the auxin and we did talk about some of the characteristics of auxin. So let's move ahead and discuss more about the auxin. So let's talk about the synthesis of auxin. So auxin के synthesis की अगर बात करते हैं तो it is synthesized from an amino acid known as tryptophan. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे produced from amino acid tryptophan. ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम अमीनो एसिड, क्या नाम है अमीनो एसिड का? ट्रिप्टोफान, अलोंग विथ Zn2+. ठीक है, तो ऑक्सीन के प्रोडक्शन के लिए क्या चीज चाहिए? देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एन अमीनो एसिड जिसका नाम मैंने लिख दिया ट्रिप्टोफान, एंड देयर इज आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ Zn2+. ठीक है, और सिंथेसिस कहां होता है? तो सिंथेसिस, ये तो आपको पता है, सिंथेसिस अकर्स एट रूट टिप एट शूट टिप. सिंथेसिस कहां होगा? रूट टिप पे होगा या फिर शूट टिप पे होगा. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज base sucking hormone. It is also known as base sucking hormone. The reason is it shows polar transport. It shows पोलर ट्रांसपोर्ट, बिकॉज जहां पे सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, जहां पे सनलाइट आ रही है, वहां से ट्रैवल करके वो जाता है दूसरी साइड. सो दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द बेस सकिंग हार्मोन या फिर शोज पोलर ट्रांसपोर्ट. इट मूव्स फ्रॉम, लेट्स से दिस इज द टिप, तो इट मूव्स फ्रॉम वन एंड, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, अगर सनलाइट इधर से आ रही है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और यहाँ से मूव करके जाएगा दूसरी तरफ. इट इज ऑल्सो नोन एज द बेस सकिंग हार्मोन और शोज पोलर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अभी कितना रिक्वायरमेंट है ऑक्सीन का? अगर देखें ऑक्सीन रिक्वायरमेंट अगर चेक करें तो शूट के लिए जो ऑक्सीन रिक्वायरमेंट है दैट इज 10 पार्ट्स पर मिलियन. 10 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीन. और रूट के लिए जो प्रोपोर्शन है ऑक्सीन का रिक्वायरमेंट दैट इज 0.001 पार्ट्स पर मिलियन ppm ऑफ ऑक्सीन. सो यहां पे जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट ऑक्सीन, for the growth of the root, oxygen is required in less amount, while for the growth of the shoot, oxygen is required in higher amounts. ये बात याद रखना कि अगर शूट की ग्रोथ करनी है, शूट में ग्रोथ दिखानी है, तो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. और अगर रूट में ग्रोथ है तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कम होना चाहिए. अगर रूट में ऑक्सीजन का प्रपोर्शन बढ़ जाता है तो रूट की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, और शूट में अगर कम हो जाता है तो शूट की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी. ठीक है, सो हाउ दिस इज वेरी क्लियर कि आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान अलोंग विद Zn2+. सिंथेसिस अकर्स एट द रूट टिप एंड द शूट टिप. दो जगह पे सिंथेसिस होने वाला है, रूट टिप पे और शूट टिप पे होने वाला है. ऑक्सीन्स आर आल्सो नोन एज द बेस सकिंग हार्मोन्स और द शोज पोलर ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे वुड मूव फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट शूट की कितनी है, रूट की कितनी है? तो शूट की रिक्वायरमेंट है 10 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन और रूट की रिक्वायरमेंट है 0.001 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इससे अगर ज्यादा हो जाता है तो रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे अगर कम हो जाता है तो शूट का डेवलपमेंट नहीं होगा. ठीक है,
नाउ अकरेंस अगर देखें, कौन से फॉर्म में अकर करता है? अकरेंस की बात करें तो इट इज फॉर्म फाउंड इन फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म में देखने को मिल सकता है। फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन का अकरेंस देखने को मिल सकता है, या फिर आप बोल सकते हो अनबाउंड ऑक्सीजन। अनबाउंड ऑक्सीजन। दूसरा तरीका जो है दैट इज बाउंड ऑक्सीजन। तो बाउंड ऑक्सीजन मतलब किसी के साथ बाउंड होगा, कोई दूसरी चीज के साथ। तो यहां पे एग्जांपल अगर लिखें IA, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड अलोंग विथ एलेनिन। तो यहां पे जो ऑक्सीजन है, इंडोल एसिटिक एसिड इज बाउंड विथ एलेनिन, तो दिस इज अ बाउंड ऑक्सीजन। देन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ IAA प्लस एस्पार्टिक एसिड, तो ये भी बाउंड फॉर्म में आ गया। देन देर आर अदर एसिड्स लाइक other oxygens like inactive oxygens which are available in bound form, and there are storage oxygens. क्लियर? तो अकरेंस जो है ऑक्सीजन का दैट इज इन द फ्री फॉर्म, जिसको आप अनबाउंड ऑक्सीजन बोल सकते हो, और बाउंड फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो वो इन ये एग्जांपल्स हो जाते हैं बाउंड फॉर्म के, इंडोल एसिटिक एसिड प्लस एल्निन, इंडोल एसिटिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड, एंड इनएक्टिव ऑक्सीजन या फिर स्टोरेज ऑक्सीजन। ठीक है। नाउ फंक्शन अगर देखें, अगर फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन क्या है? तो इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। तो ऑक्सीजन करता है क्या? ऑक्सीजन सेल वॉल को एसिडिक बना देता है। ऑक्सीजन मेक्स सेल वॉल एसिडिक। ऑक्सीजन मेक्स सेल वॉल एसिडिक। अब जब सेल वॉल एसिडिक हो जाती है तो सेल वॉल के अंदर जो एंजाइम्स है, ओके, जैसे कि एंजाइम लाइक एक्सपांशन, ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। एंजाइम एक्सपांशन is activated when the cell wall is made acidic। और ये क्या करता है? ये सेल वॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, एक्सपांशन डिग्रेड्स हाइड्रोजन बॉन्ड present between सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। ठीक है, जैसे कि ये सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये ब्लैक में मैं जो दिखा रहा हूं ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, एक्सपांशन डिग्रेड कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो क्या हो जाएगा? इनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाएगी। So expansion degrades the hydrogen bond present between the cellulose microfibrils, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी और न्यू सेल वॉल मटेरियल इज एडेड।
So जब expansion decreases the hydrogen bond present between the cellulose microfibrils, space between cellulose microfibril is created. Space between cellulose microfibril is created and new cell wall material is added to cell wall. इससे क्या होता है? Cell wall elongation occurs. इससे क्या होता है? Cell wall elongation या फिर cell wall enlargement occurs. ठीक है? तो जब एक्सपांसिन नाम का एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, कब? जब ऑक्सीन क्या करता है? सेल वॉल को एसिडिक कर देता है. ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम अवेलेबल था सेल वॉल में, एक्सपांसिन, वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा. और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स के बीच में प्रेजेंट थे. तो जब ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो जो स्पेस है इनके बीच में वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वहां पे क्या होगा? देयर इज एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल. न्यू सेल वॉल मटेरियल का एडिशन हो जाएगा. दिस वुड लीड टू द elongation और enlargement of the cell. ठीक है, elongation या फिर enlargement of the cell देखने को मिलेगा. ओके, ठीक है. So इसीलिए we have one more term for it. This is given or this is under the topic that is acid growth hypothesis. This is under the topic acid growth hypothesis. क्योंकि पहली चीज क्या हो रही है कि ऑक्सीन सेल वॉल को एसिडिक कर रहा है और एसिडिक होने के बाद ही बाकी का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इट इज नोन एज एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, जो मैंने यहाँ पे बात करी है सेल इलोंगेशन के लिए. देन एपिकल डोमिनेंस. देखो जो फंक्शन देखने को मिलेगा ऑक्सीन का, दैट इज एपिकल डोमिनेंस. दैट इज एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस की बात करते हैं तो जो एपिकल बर्ड होते हैं, एपिकल बर्ड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड. जो एपिकल बर्ड होते हैं वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, या फिर apical bird inhibit growth of little bird. That means if there is apical growth taking place, there would be no branching. अगर apical growth होए तो वहां पे branching नहीं होगा. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं sprouting inhibited, branching inhibited, no branching would take place. अगर एपिकल डोमिनेंस यहां पे दिखाई देगी तो ऑक्सीन inhibit differentiation of
Auxin inhibit differentiation of xylem Auxin inhibit differentiation of xylem and phloem thus preventing formation of ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीन है वो क्या कर देता है, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंशिएशन ही नहीं होने देता है, इनहिबिट कर देता है। तो अगर जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। तो इसलिए अपन यहाँ पे भी लिखा है कि यार ब्रांचिंग को इनहिबिट करेगा। किस तरीके से इनहिबिट करेगा, तो बाय इनहिबिटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, नाउ अगर आप एपिकल डोमिनेंस निकाल देते हो, अगर आप टिप को कट कर देते हो, तो अगर टिप को कट कर दिया जाएगा तो ये बढ़ावा देगा किसको, ब्रांचिंग को। द ब्रांचिंग वुड स्टार्ट अगेन। तो यहां लिखेंगे रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, रिमूवल ऑफ apical bird is known as pruning. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रूनिंग कहा जाता है या फिर डीकैपिटेशन कहा जाता है। प्रूनिंग या फिर डीकैपिटेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब आप एपिकल बर्ड को निकाल दोगे तो ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना। फिर ब्रांचिंग इनहिबिट हो रही थी एपिकल डोमिनेंस की वजह से। अगर एपिकल बर्ड को निकाल दिया जाता है, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रूनिंग कहा जाता है या डीकैपिटेशन कहा जाता है। और इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में निकाल दोगे तब क्या होगा, ब्रांचिंग चालू हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूं मैं, ब्रांचिंग इनिशिएट्स। ब्रांचिंग क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग इज गोइंग टू इनिशिएट। ठीक है, ओके, इस प्रोसेस को कहां यूज करते हैं, तो इट कैन बी यूज फॉर हेज मेकिंग, और टी प्लांटेशन में काफी एपिकल डोमिनेंस को निकाल दिया जाता है। रिमूवल ऑफ apical dominance is useful in tea plantation, or it can be used for hedge making. ठीक है, टी प्लांटेशन में यूज किया जाता है और हेज मेकिंग में इस चीज को यूज किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात हम मेंशन कर देते हैं, साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन, इट promotes apical dominance, while auxin and ethylene, I'm sorry, inhibits, या फिर एक और टर्म अपन लिख सकते हैं काउंटरएक्ट्स। साइटोकाइनिन inhibits or counteracts apical dominance
और इथाइलिन एंड ऑक्सीन दे प्रमोट ठीक है, सो ये बात याद रखनी है। तो साइटोकाइनिन इनहिबिट करता है और काउंटरएक्ट करता है एपिकल डोमिनेंस को, व्हाइल ऑक्सीजन एंड इथाइलिन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नाउ फोटोपीरियोडिज्म की बात करें एंड जियोट्रोपिज्म की अगर बात करें फंक्शंस में, फोटोपीरियोडिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोपीरियोडिज्म एंड जियोट्रोपिज्म की अगर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ ऑक्सीन, तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है या फिर कर्वेचर मूवमेंट्स है या फिर बेंडिंग मूवमेंट्स है, कर्वेचर मूवमेंट्स या फिर बेंडिंग मूवमेंट्स आर शोन बाय, इनके बारे में आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, पीरियोडिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। तो दे आर शोन बाय सिलिंड्रिकल, फोटोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म so they are shown by cylindrical organs जैसे कि stem and root can be taken as the example. Stem and root can be taken as the example. ठीक है, now why is this happening? So this is due to difference in growth towards or against the stimulus. Curvature movements or bending movements are shown by cylindrical organs due to difference in growth. Due to difference in growth towards or against stimulus. ठीक है, सो फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म की बात करते हैं। सो यहाँ पे दिस आर कर्वेचर मूवमेंट्स और बेंडिंग मूवमेंट्स, दिस आर कर्वेचर मूवमेंट्स और बेंडिंग मूवमेंट्स that are shown by cylindrical organs like stem and root due to difference in growth towards or against stimulus. जैसे कि अगर एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, और let's say this portion is the plumule, this is radical, और यहां से लाइट को इंसिडेंट करते हैं, यूनिलेटरल लाइट, फ्रॉम वन डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, इस साइड पे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीन and the oxygen would travel to the other side. जहां पे लाइट इंसिडेंट है वहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरी साइड ट्रैवल करेगा। मतलब
दूसरी साइड देयर इज गोइंग टू बी ग्रोथ, यहां पे ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि यहां से ऑक्सीजन मूव करके जाता है दूसरी साइड पे, जहां पे लाइट इंसिडेंट है वहां से मूव करके जाएगा दूसरी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे अपन दिखाएंगे देयर इज गोइंग टू बी ग्रोथ, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कम रहेगा। माइनस इज शोइंग द लो प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन और दिस इज शोइंग द हाई प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि यार टिप की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है और रूट की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम है ना, दिस इज वेरी क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या कर्वेचर मूवमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपन मेंशन भी कर देते हैं, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लाइट रिसीविंग एरिया टू डार्क रीजन, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लाइट रिसीविंग एरिया टू डार्क एरिया, ठीक है। ये चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे बेंडिंग दिखाई देगी, और यहाँ पे एक और चीज अपन लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं, फॉर रूट ग्रोथ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड लेस, रूट ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम होता है। तो अब जो कर्वेचर मूवमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो बेंडिंग दिखाई देगी, और यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देगी। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे ग्रोथ, रूट के केस में ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी क्योंकि रूट को ऑक्सीजन ज्यादा नहीं चाहिए और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम है, माइनस लिखा हुआ है। तो बेंडिंग दिखाई देगी, तो रूट की बेंडिंग हो जाएगी इस तरफ। सो ये कर्वेचर मूवमेंट आपको दिखाई देगा जब आप लाइट इंसिडेंट दोगे एक तरफ से। सो दिस इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और ये कौन सा मूवमेंट हुआ, दिस इज नेगेटिव phototropic movement. So there is negative phototropic movement shown by the root and positive phototropic movement that is going to be shown by the shoot, ठीक है, डन। नाउ अगर इस बर्ड को अपन स्लैंट में रखते हैं लाइक दिस, इस तरीके से, दिस इज लेट्स से प्लूम्यूल, and this is रेडिकल। अब जो लाइट रहेगी दैट इज गोइंग टू बी इंसिडेंट फ्रॉम टॉप, अगर आप स्लैंट में रखोगे तो लाइट ऊपर से आएगी, ठीक है। इस केस में आपको क्या दिखने को मिलेगा, यहां पे ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और यहां पे ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, है ना, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करेगा, एक साइड से मूव करके यहाँ पे अगर प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट वाले रीजन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां से मूव करके क्या करता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द अदर एंड। अब जो कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा, तो कर्वेचर इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस, यहां पे ग्रोथ हो रही है, मतलब और रूट के केस में, रेडिकल के केस में जहां पे कम होता है ऑक्सीजन, उस तरफ ग्रोथ होती है। तो अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, वन इज मूविंग टुवर्ड्स अप, दैट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आप बोल सकते हो,
और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिख रहा है क्योंकि ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां लिखेंगे this is going to be, growth is going to be more here, and ये वाले केस में growth is going to be more here. डन। तो ये कर्वेचर मोमेंट आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ, अगर आप इस कोलियोप्टाइल को स्लैंट में रखते हो तो। सो दिस इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, या फिर आप बोल सकते हो शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी से दूर मूव कर रहा है, इसलिए आप बोलोगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। और यहां क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे बिकॉज इट्स मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो बोलेंगे यहां पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है या फिर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, या फिर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो यहां पे वी हैव टॉक्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। नाउ एक और फंक्शन देखते हैं, दैट इज एब्सिशन। ओके, सो एब्सिशन की अगर बात करते हैं, दैट इज एब्सिशन। तो एब्सिशन की अगर बात करें तो यहां पे चलो लेट्स मेक दी स्टेम एंड दिस इज द लीफ ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। ठीक है, नाउ जब भी एब्सिशन होगा तो पहले जो रीजन बनेगा उसे कहा जाता है डेड जोन। क्या कहा जाता है, डेड जोन कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे डेड जोन या फिर एब्सिशन जोन, डेड जोन या फिर एब्सिशन जोन। व्हाट इज इट, इट इज a separation layer consisting of enzyme cellulase and पैक्टिनेज। तो जो फर्स्ट एब्सिशन में जो जोन बनेगा, जो लेयर बनेगा, उसे कहा जाता है डेड जोन या फिर एब्सिशन जोन। और यहां पे क्या होगा, इट इज अ सेपरेशन लेयर कंसिस्टिंग ऑफ एंजाइम सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। और ये क्या करते हैं, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज, दे ब्रेक द सेल वॉल। cellulase and पैक्टिनेज ब्रेक सेल वॉल को ब्रेक करेगी। तो सेल वॉल यहां की टूटने लगी, मतलब ये पत्ता आप क्या करेगा, इट इज गोइंग टू फॉल डाउन। जो सेकेंड लेयर बनता है, यहां पर रेड से मैं दिखाता हूं, दैट सेकेंड लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। This is the first layer, लिखा नहीं है अपन ने। अच्छा, it is the it is first separation layer. It is first separation layer consisting of enzyme cellulase and pectinase।
और जो सेकेंड लेयर बनेगा तो यहां लिख देते हैं इट इज सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर इज प्रोटेक्टिव लेयर। सेकेंड लेयर कौन सा है? प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। और इट इज फॉर प्रोटेक्शन, it is for protection of exposed tissue, exposed tissue के प्रोटेक्शन के लिए। और यहां पे क्या होगा? it consists of suberin, it consists of suberin, ठीक है। सो इट्स अ सेकेंड लेयर, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज, क्योंकि ये पत्ता गिरेगा यहां से टूट के, तो ये जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा ना, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, तो उस चीज वो ना हो इसीलिए क्या होगा? वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा, जैसे डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज एब्सिशन। पत्ता गिरेगा तब क्या होगा? तो पहले एक डेड लेयर बनेगा, डेड जोन बनेगा, ठीक है, और वहां पे एंजाइम्स, सेलुलेज और पैक्टिनियस प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे? सेल वॉल को तोड़ेंगे। और दूसरा जो लेयर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिसका काम क्या होगा कि जो टिश्यू एक्सपोज हो रहा है आउटर एटमॉस्फेयर से, उसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा बाय डिपॉजिटिंग सुबेरिन एट दैट पर्टिकुलर रीजन। नाउ देयर इज एन ऑक्सिन ग्रेडियंट थियरी जो इस चीज के बारे में बताती है, बाय एडिकोट एंड लिंच। कौन सी थियरी है? देयर इज ऑक्सिन ग्रेडियंट थियरी बाय एडिकोट एंड लिंच, ठीक है। इस थियरी के हिसाब से अगर देखें तो स्टेम, लीफ, और अपन बात करें किसकी? एब्सिशन की बात कर रहे हैं, ओके। सो इस थियरी के हिसाब से अगर स्टेम में ऑक्सिन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, लीफ में भी अगर ऑक्सिन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो एब्सिशन होने के चांसेस नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी नो एब्सिशन। बट अगर स्टेम में भी कम है ऑक्सिन का प्रोपोर्शन, लीफ में भी कम है ऑक्सिन का प्रोपोर्शन, सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ एब्सिशन, दिस इज द स्टार्ट ऑफ एब्सिशन। और अगर स्टेम में प्रोपोर्शन ज्यादा है और लीफ में प्रोपोर्शन कम है, सो यहां पे क्या होगा? एब्सिशन देखने को मिलेगा, द लीफ इज गोइंग टू फॉल डाउन, क्लियर है। सो स्टेम में अगर ऑक्सिन का प्रोपोर्शन, लीफ में ऑक्सिन का प्रोपोर्शन से ज्यादा है तो एब्सिशन नहीं आकर होगा, बट अगर स्टेम में भी कम है, ऑक्सिन में भी कम है, तो क्या होगा? एब्सिशन स्टार्ट होने लगेगा, मतलब ये जो लेयर्स मैंने बताया था उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऑक्सिन का प्रोपोर्शन यहां ज्यादा है, स्टेम में और लीफ में कम है, तो क्या होगा? एब्सिशन अकर हो जाएगा। तो ये जो ऑक्सिन ग्रेडियंट थ्योरी है बाय एडिकोट एंड लिंच क्या बोलती है? सो इट मेंशंस दैट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ऑन स्टेम एंड लीफ, concentration of auxine on stem and leaf side decides abscission. Decides abscission, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है।
अब एक और बात, यहाँ पे एब्सिशन की बात चल रही है, तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिशन इज एब्सिसिक एसिड, बट इट इज नॉट. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिन इज इथाइलिन. Hormone responsible for abscission is not abscisic acid, is not ABA. It is ethylene. ठीक है, तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिशन इज नॉट एबी नहीं है, तो कौन है? इट इज इथाइलिन. इट इज इथाइलिन. ठीक है, मैंने क्यों इथाइलिन लिखा है? क्योंकि इथाइलिन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म सेलुलेज एंड पैक्टिनेज. जो भी अपन ने बात करी थी, जो फर्स्ट लेयर में बनता था सेलुलेज एंड पैक्टिनेज, तो दैट इज फॉर्म्ड बाय इथाइलिन. तो ही क्या होगा? सेल वॉल डिग्रेड होगी, ब्रेकडाउन होगी. आप मेंशन करते हैं इथाइलिन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म सेल वॉल to form pectinase and cellulase. To form pectinase and cellulase. ठीक है, तो ही ब्रेक डाउन हो पाएगा सेल वॉल का. क्लियर है? डन. सो याद रखना है कि एब्सिशन में एब्सिसिक एसिड का रोल नहीं है, बट इथाइलिन का रोल है, क्योंकि इथाइलिन में ही एबिलिटी कि वो फॉर्म कर सके पैक्टिनेज and cellulase. Done. Now एक और फंक्शन देख सकते हैं कि ऑक्सीन कैन बी यूज्ड एज हर्बिसाइड. एब्सिशन की बात चल रही थी, तो याद रखना है कि ऑक्सीन प्रिवेंट्स एब्सिशन. ये पॉइंट भी मेंशन कर लेते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं. ऑक्सीन प्रिवेंट्स एब्सिशन. ठीक है, ये पॉइंट मेंशन कर लेना. ठीक है, नाउ फंक्शंस की एक और बात करते हैं, दैट इज हर्बिसाइड्स. ऑक्सीन कैन बी used as herbicide. उसको ऐसा herbicide भी यूज कर सकते हैं. herbicide का मतलब आपको पता है वीडिसाइड्स, वीड्स को मारने के लिए. नाउ it is a chemical which kills weed. नाउ जो ऑक्सीन को आप हर्बिसाइड की तरीके से यूज करोगे, तो वी कैन यूज ऑक्सीन. कौन सा वाला ऑक्सीन यूज किया जाता है? सो वी हैव 2,4-D एंड 2,4,5-T. ठीक है, ये दो ऑक्सीन को आप यूज कर सकते हो एज अ हर्बिसाइड, दैट इज 2,4-D एंड 2,4,5-T. अब यहां पे इसका रोल अगर देखें ये दोनों ऑक्सीन्स का, तो इट इज इफेक्टिव ऑन डाइकोट्स. लिखेगा इट किल्स डाइकोट्स. and it is insensitive towards monocote. It is insensitive towards monocote and it would kill the dicote. मतलब ये जो ऑक्सीन है, अगर इसको आप यूज करते हो तो ये डाइकोट को ही मारेगा, डाइकोट प्लांट्स को ही मारेगा, मोनोकोट प्लांट्स को नहीं मारेगा. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? सो इसका रीजन ये है कि जो डाइकोट प्लांट्स है, दे आर एबल टू एब्सॉर्ब इट.
dicot plants are able to absorb it, while the monocot plants are not able to absorb. इसलिए for the monocots is going to be insensitive, while for the dicots is going to be sensitive. ठीक है? So I hope this is clear. ऑक्सिन्स के बारे में काफी सारा डिस्कशन अपना हो चुका है. In the next lecture we'll continue with further discussions regarding the oxine. Still if you have any doubts do drop me a message. ठीक है? Thank you so much.